बालक कैसे हैं आप सभी। होप आपने पिछला सारा काम कर लिया होगा। हम रोटेशन मोशन के 2 पार्ट बना चुके हैं, ये थर्ड और आखिरी पार्ट है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। देखिए, एंगुलर मोमेंटम में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यानी लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट, इस पर पहले डिस्कशन करेंगे, तब हम वापस जाएंगे। देखिए बच्चों, अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ आप पढ़कर आए हैं। ठीक है, जनरली आप इसे टॉर्क कहते हैं। इसका एक नाम और होता है, जानते हैं आप, इसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक, मोमेंट ऑफ द फोर्स मतलब फोर्स को एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया है, तो टॉर्क मोमेंट ऑफ द फोर्स भी है। ठीक, इसी तरह ये क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, इसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो किसी भी क्वांटिटी का रोटेशन के अंदर मोमेंटम निकालने का मतलब होता है, मोमेंट निकालने का मतलब होता है आप उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी लाइन ऑफ एक्शन को, उसकी लाइन ऑफ एक्शन को। अब ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, देखिए लाइन ऑफ एक्शन को भी समझा देते हैं। कंसीडर कीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक पॉइंट पी है। ठीक है, और ये पॉइंट पी वी स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मास m है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, p इक्वल टू एम वी, ये इसका लीनियर मोमेंटम हो गया। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर मैं इसे डॉटेड पीछे की तरफ हटा लूं, ऐसे लाइन की फॉर्म में आगे बढ़ा दूं, पीछे आगे किसी भी डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहां होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यहां होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है, बिकॉज पी वेक्टर और वी वेक्टर सेम डायरेक्शन में अलाइंड हैं। होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया, टॉर्क क्या होता है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, मोमेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट क्या होता है। मोमेंट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, उसे हम मोमेंट कहते हैं। चलिए अब यहां आ जाते हैं। दैट ये पार्टिकल पी है m इंटू वी, यानी कि इस एंगुलर लीनियर मोमेंटम से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये ओरिजिन है, और इस ओरिजिन के अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो याद रखना, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये जो क्वांटिटीज होती हैं, ये किसी एक्सिस के अबाउट निकलती हैं। यानी हमने एक्सिस यहाँ ऐसे मानी हुई है, दिस इज द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम along angular momentum about z axis। तो हमें यह निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस। कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। ये z एक्सिस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट की, o से OP तक की डिस्टेंस r है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, जिसकी डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। तो जो मोमेंट है, लीनियर मोमेंटम है, वो तो m इंटू वी है। ठीक है, और जो r वेक्टर है उसकी वैल्यू r इंटू r यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब आप क्या करें, आप इस फॉर्मूले में जाएंगे, ठीक है ना, L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P लगाएंगे, और फॉर्मूला ओपन होगा। अगर मैं इसका वैल्यू, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, L वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है R इंटू एम इंटू वी। ठीक, R इंटू एम इंटू वी इंटू साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा। अब यहाँ समझने की बात क्या है आप लोगों के लिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ m इंटू वी यानी लीनियर मोमेंटम को एक साइड कर दो, और r साइन थीटा को चेक करो, ये कौन सी क्वांटिटी है। ध्यान से देखना आप जो मैं करने जा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का।
यहां से आप ये लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालिए ऐसे, ठीक है ना, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ से साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालूं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, यानी आर साइन थीटा की जगह और क्या लिख सकते हैं आप, एम वी डी, वेयर डी इज व्हाट, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of the velocity or linear momentum from the axis of rotation। यानी अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरेटिकली तो ये होता है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और ओपन करते हुए ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा इंटू आर कैप इंटू, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो थ्योरेटिकली तो ये हो जाता है, ठीक है, और न्यूमेरिकल आप इससे सॉल्व करेंगे, और यूनिट बनेगी इसकी एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर और आ गया तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो, ठीक। तो इस चीज पर आप ध्यान देंगे। इसका एक एक्सप्रेशन और होता है स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम का दूसरा एक्सप्रेशन कैसे आता है, L इक्वल टू एम वी डी, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, एंड V इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है ना, या R ओमेगा। तो उस केस में आप इसको R भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, बस याद रखना ये R और ये R सेम नहीं है, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को R बोलते हैं, और ये R रेडियस नहीं होता है, बहुत सारी जगहों पर आप इसे रेडियस समझते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा M इंटू V इक्वल टू R ओमेगा, इन द केस ऑफ सर्किल इसको R ओमेगा लिख देते हैं, इंटू R, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। याद रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एम आर स्क्वायर आई होता है, तो फाइनली एल इक्वल टू आई ओमेगा। एक एक्सप्रेशन ये भी होता है, याद रखना ये ना तो रेडियस है और ना डिस्टेंस है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं एम और बी, 2 पार्टिकल्स, दोनों का मास सेम है, ए और बी 2 पार्टिकल हैं, दोनों का मास एम है, वी इस वेलोसिटी से वो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, ठीक। ए का पोजीशन वेक्टर ये रहा, दैट इज आर ए, और बी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, दैट इज आर बी, ठीक। आपसे पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ए एंड बी अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है ना, इस जेड एक्सिस के अबाउट या ओरिजिन के अबाउट किस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, या इनके बीच क्या रिलेशन होगा। एल ए इज ग्रेटर देन एल बी, एल ए इज लेस देन एल बी, LA is equal to LB या none of these, ठीक। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल हमें ऐसा लगता है PL इक्वल टू MBR, रटा रटाया केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने, MBR इक्वल टू NH/2 फॉर द इलेक्ट्रॉन, बहुत थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। तो आप ये लगाते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में R का मतलब ये होता है, ये आपको बड़ा दिखाई देगा, ये आपको छोटा दिखाई देगा, आप कहेंगे LA इज ग्रेटर देन LB, गलत हो जाएगा। ये L क्या है, ये L है लाइन ऑफ एक्शन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इज दैट क्लियर, ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है ये है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सीधा सीधा क्या हुआ, इस पार्टिकल के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है और इस पार्टिकल के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, मास दोनों के सेम है, ठीक है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी सेम होंगे। यूपीटीयू की परीक्षा में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, और नीट के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एनालॉजी है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, जो हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ कर आए हैं। हम पढ़ कर आए हैं फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt। फोर्स की जगह कौन ले लेता है, टॉर्क इन रोटेशनल मोशन।
P की जगह कौन ले लेता है, एंगुलर मोमेंटम L। तो ये बिल्कुल इसके जैसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो dp जीरो हो जाएगा, p कांस्टेंट हो जाएगा, और उस केस में आप लिखते हैं mv इक्वल टू कांस्टेंट या m1v1 इक्वल टू m2v2। इसी को आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं। बिल्कुल इसी की एनालॉजी वहां पर है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, यानी किसी ऑब्जेक्ट को ना तो हम घुमा रहे हैं और किसी घूमती हुई ऑब्जेक्ट को ना तो हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में dl इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, l इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, i ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और i1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू i2 ओमेगा 2। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो पूछे जाते हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन किया देता हूं। ऐसे मान लीजिए मैं एक रोटेटिंग टेबल पर खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे हाथ में दो डंबल हैं, ठीक, मेरे हाथ में ये दो डंबल हैं। अब अगर मैं रोटेटिंग टेबल पर खड़ा हूं और मैं ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है, और मेरे ये दोनों डंबल, यानी मैंने दोनों हाथों में वजन पकड़ा हुआ है और मैंने ऐसे अपने हाथों को स्ट्रेच कर रखा है, ठीक, और मेरी अपनी एक एंगुलर स्पीड है, ठीक। तो जैसे ही मैं इन हाथों को ऐसे करूंगा, क्या मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया? क्या मैंने कोई टॉर्क लगाया? नहीं। क्या मैंने इसको रोकने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। यानी मैंने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया। क्या आपने ऐसा करने की कोशिश करी? बिल्कुल नहीं। यानी एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, और सिस्टम रोटेट भी कर रहा है। अब अगर मैंने हाथों को सिर्फ ऐसे किया तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप, ठीक है। कैसे बढ़ेगी सीखते हैं। जब ऐसे था तो मेरा मास मेरे एक्सिस से दूर था, जब मैंने ऐसे कर लिया तो मास एक्सिस के पास आ गया। अगर मास एक्सिस के पास आ गया तो फॉर्मूला I इक्वल टू एम आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया। R की वैल्यू पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई। R की वैल्यू कम हो गई तो I कम हो गया, और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन अगर I कम हो गया, ठीक है ना, तो ओमेगा बढ़ गया। मतलब टर्न होने की जो स्पीड है टेबल की वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। कंजर्वेशन का एक दूसरा एग्जांपल होता है बच्चों, उसमें एक डाइवर होता है, वो कहीं ऊंचाई पर खड़ा होता है, एक खिलाड़ी होता है, ठीक है ना, यहाँ ऐसे ऐसे, और यहाँ नीचे पानी होता है, ठीक है। अब जब ये खिलाड़ी यहाँ से कूदता है तो ये अपने शरीर को ऐसे 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 कुछ गोल कर लेता है, अपने नीज को अपने चेस्ट के बिल्कुल पास ले आता है, ठीक है। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, एक खेल है जिसमें एक खिलाड़ी ऊपर से गिरता है और सब खड़े होकर तालियां बजाते हैं, ठीक है ना, उसे पॉइंट्स देते हैं केवल गिरने को, मतलब वाजिबा क्या गिरा है, कुछ इस तरीके का गेम है। मेरी समझ में थोड़ा सा कम आता है, ठीक है, लेकिन चलिए फिजिक्स में इसका रोल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने शरीर को ऐसे क्यों करता है? क्योंकि ऐसा करने से इसका जो सारा का सारा मास है वो उसके एक्सिस के पास आ जाता है, और जब एक्सिस के पास आ जाता है तो ये टर्न बढ़ जाते हैं, इसके आई कम हो जाता है, ओमेगा बढ़ जाता है, यानी ये ज्यादा बार घूमकर पानी में गिरता है। सब तालियां बजाते हैं, गोल्ड मेडल मिलता है जी, ठीक है, वाजिबा क्या गिरा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये खेल आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा क्यों वो ऐसा करते हैं। खैर, हमने इसमें फिजिक्स देखा, ठीक है, किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन काम करता है। एक न्यूमेरिकल के हेल्प से मैं आपको इसे समझाता हूं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। मान लीजिए ये एक डिस्क है। क्या है ये? एक डिस्क। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज अ डिस्क। मेरी डिस्क अच्छी नहीं बन रही है, मैं फिर से बनाता हूं। दिस इज अ डिस्क, ठीक है, और ये अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद स्पीड ओमेगा। अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लेना। A disk is rotating with speed, angular speed omega about the perpendicular axis. इसका मास m है, स्मॉल m, और इसकी रेडियस कैपिटल r। अब हम दो पॉइंट मासेस लेते हैं, एक इधर और एक इधर। उनका मास है कैपिटल m, उनके मास को हमने कैपिटल m से दिखाया, और डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स पर सर्कमफ्रेंस पर उसे स्लाइटली रख देते हैं। इस क्वेश्चन में स्लाइटली का भी एक रोल है। अगर आप बहुत तेज से ऐसे रखेंगे तो इनके ऊपर टॉर्क लग जाएगी, तो आप बस धीरे से ऐसे रख देते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, जब आप धीरे से रखते हैं
तो सिर्फ आपने सिस्टम का मास बढ़ाया, आपने उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई, ठीक है ना। तो स्लाइटली रखने का इसके पीछे ये सिग्निफिकेंस है। अब वो आपसे कहेगा इन्हें रख देने के बाद न्यू एंगुलर स्पीड बताइए कितनी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इनिशियली हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं जब तक आपने ये दोनों मास पुट नहीं किए थे। उस समय डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और उसकी स्पीड ओमेगा 1, जिसे हम बाद में ओमेगा लिख देंगे, ये थी। I1 कितना था, डिस्क का परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए क्या होता है, mr²/2। डिस्क का mr²/2, रिंग का mr², परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2 इंटू ओमेगा, ये L1 था, ठीक। जब आपने ये दोनों मास पार्टिकल रख दिए तो इसका L2 हो गया mr²/2, डिस्क का तो अभी भी उतरेगा, प्लस पॉइंट मासेस का और बढ़ गया। पॉइंट मासेस के लिए हमने आपको सिखाया था एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करके मास को लिख देते हैं, m इंटू r² इस पार्टिकल का प्लस m इंटू r² इस पार्टिकल का, ठीक। तो ये पूरे सिस्टम का इन्हें पुट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0, इसलिए L1 इक्वल टू L2, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। वैल्यूज डाल दीजिए, mr² ओमेगा/2 इनिशियल और फाइनल mr²/2 प्लस 2mr²। यहाँ एक चीज छूटी है, उस पर ध्यान दे लेना, ये जो L2 है उसमें ये I की वैल्यू है, इंटू साथ में और क्या होगा ओमेगा 2, जो न्यू एंगुलर स्पीड हमें निकालनी है, L इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो ये I2 की वैल्यू लिखी है, ये ओमेगा 2, तो यहाँ कौन आ गया, इंटू ओमेगा 2। यही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इस पूरे इक्वेशन में r² कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, इधर सॉल्व करते हैं, m/2 और वहां बचेगा m प्लस 4m/2 इंटू ओमेगा 2 और यहाँ एक फैक्टर ओमेगा का बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m/2 ओमेगा। तो फाइनली इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और आंसर आया m ओमेगा अपॉन m प्लस 4m। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। नीट के लिए भी बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग के बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसे जेईई में ले जाएंगे तो हम कैसे ले जाएंगे, आज हमने डिस्क बनाई है, कल हम रॉड ले लेंगे, ठीक है। हम कोई स्क्वायर लेमिना ले लेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करना है तो रेक्टेंगुलर लेमिना लेकर घुमा लो और उसके अपोजिट कॉर्नर्स पर या अपोजिट एज सेंटर्स पर आप पार्टिकल्स रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप इसमें एंगुलर मोमेंटम ध्यान रखें, रिंग दे सकते हैं, डिस्क दे सकते हैं, एक डिस्क घुमाइए उसके ऊपर से रिंग धीरे से प्लेस कर दीजिए, उस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वैरायटी बहुत सारी है, ठीक है। ये खत्म होता है एंगुलर मोमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, ठीक है। 3 तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट चल रही है और उसमें एंगुलर स्पीड नहीं है तो हम सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ½ mv²। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ घूम रही है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, उसमें कोई ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जैसे पंखा घूमता रहता है, हम कहते हैं पंखा चला दे नहीं, पंखा घुमा दे होता है, वो घूम रहा है, वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट होता है जिसमें ये घूमता भी है और ये चलता भी है, ठीक है। इसमें v भी होता है और ओमेगा भी होता है, ठीक। इसे मैं कहता हूं झूमता है, क्योंकि ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है, ठीक है। तो ये झूमता है। इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ½ I ओमेगा²। इस तीसरे वाले केस में दोनों होते हैं, ½ I ओमेगा² भी होती है, इसे k टोटल कहते हैं या k नेट कह लीजिए आप, क्योंकि यहाँ t से ट्रांजिशनल दिखा दिया है टोटल। तो ये हो जाता है ½ I ओमेगा² प्लस ½ mv²। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी ये फॉर्मूला यूज होगा, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों एनर्जी जब यूज होंगी, तो एक फॉर्मूला साथ में फ्री आएगा
v इक्वल टू आर ओमेगा। बिल्कुल मुफ्त है ये, लगेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। क्यों ऐसा होता है? या तो ओमेगा को v के टर्म्स में बदलना होगा या v को ओमेगा के टर्म्स में बदलना होगा। तो ऐसा करने के लिए आप v इक्वल टू आर ओमेगा का यूज करेंगे। जनरली ये क्वेश्चंस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए आते हैं, जैसे सिलेंडर, ठीक है, जैसे डिस्क, रिंग, स्फीयर। तो ये आर जो होती है ये रेडियस होती है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। बाकी ये आर रेडियस नहीं होती है इन द केस ऑफ पार्टिकल्स, वहां होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बार और आपका रिवीजन हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, ये m मास की ऑब्जेक्ट है, ये भी m मास की ऑब्जेक्ट है। इसे भी बिल्कुल यहीं से छोड़ा गया है, इसे भी बिल्कुल यहीं से छोड़ा गया है, ठीक है ना। बिल्कुल एक जैसे इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ा गया है, ठीक है। थीटा बिल्कुल एक जैसे है, h बिल्कुल एक जैसा है, लेंथ बिल्कुल एक जैसी है, मास बिल्कुल एक जैसा है। डिफरेंस आप इसमें बहुत आराम से कर सकते हैं। ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो फिसलती हुई नीचे आ रही है, ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो रोटेट करती हुई नीचे आ रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन में नीचे आ रही है, ठीक है ना। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इस कंडीशन में नीचे आ रही है, यानी रोटेट करती हुई नीचे भी आ रही है और घूम भी रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा वो सुनिए। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगी यहाँ, तो इसकी स्पीड v1 होगी, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगी इसकी स्पीड v2 होगी। क्या आप बता सकते हैं v1 बड़ा होगा v2 से, या v1 लेस देन होगा v2 से, या v1 बराबर होगा v2 के, या कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट कौन सी है। एक में फिसलती हुई नीचे आई है सिमिलर, एक में लुढ़कती हुई नीचे आई है। अगर आप इसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल परसेप्शन से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली क्योंकि घूमती हुई नीचे आ रही है तो ये बहुत तेज आएगी, ठीक है, एकदम से बहुत तेज आएगी। ये तेज नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा। इसमें स्पीड इसकी ज्यादा आती है, v1 इज ग्रेटर देन v2। मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों से समझाता हूँ। देखिए बच्चों, थ्योरी ये कहती है कि यहाँ इनिशियली दोनों में एक ही एनर्जी थी mgh। इस वाले केस में वो mgh किस में कन्वर्ट हो गई, हाफ mv² में। जबकि इस वाले केस में वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हुई, mgh बराबर हाफ mv² में भी प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका कुछ पार्ट ट्रांसलेटरी में चला गया, कुछ पार्ट रोटेटरी में चला गया, तो इसका मतलब ये v की वैल्यू अब थोड़ी सी कम आएगी, बिकॉज यहाँ पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसलेटरी में कन्वर्ट हुई थी। क्लियर हुई ना बात? कितनी ज्यादा कितनी कम, चलिए इसको भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट कौन सी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्फीयर है। क्या है ये? एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। मैंने इसको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया। इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में ये होगा कि जब आप इसको नीचे लाएंगे, इस वाले को, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv1², m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू √2gh। इसका आंसर तो ये आएगा। लेकिन जब ये वाली नीचे आएगी तो mgh बराबर होगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv2²। mgh को ऐसे ही रहने देना। नेक्स्ट स्टेप में हाफ i की वैल्यू हॉलो स्फीयर के लिए आपको याद होनी चाहिए, 2/3 mr²। इस ओमेगा को मैंने कहा था ये फॉर्मूला लगाकर चेंज कर देंगे, v2² अपॉन r², ओमेगा की जगह v अपॉन r डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, हाफ mv2²। अब क्या होगा? अब होगा ये कि मास से मास कैंसिल हो जाएंगे सारे, ये सारे मास कैंसिल हो गए, ठीक है ना। यहाँ आप क्या करेंगे, gh इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, r²/3, ठीक है, r से r भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया v2²/3 प्लस यहाँ v2²/2, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए इसका, ठीक है, नीचे 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5v2²। यहाँ तक पहुंच गए। हमारा टारगेट यहाँ v2 निकालना है, v2² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6gh अपॉन 5 और इस पूरे का अंडर। तो जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू इससे कम आ रही है। कैसे आ रही है ये भी समझ लीजिए। अगर 6/5 करेंगे आप तो ये आएगा 1.2gh, ये वैल्यू इससे कम है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट
रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन में नीचे आई है तो उसकी स्पीड कम हो गई है बिकॉज उसकी एनर्जी का एक पार्ट रोटेशन में चला गया है। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का। स्लिपिंग इसे पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? आई इक्वल टू एम के स्क्वायर में इस के को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। एक ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जिसको अगर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सिलेंडर, व्हाटएवर इट इज, तो वो हमेशा आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करेगी। इसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। न्यूमेरिकल में आप हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के आई को एम के स्क्वायर लिख सकते हो, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। इज दैट क्लियर? अब फॉर एग्जांपल अगर ये एक सॉलिड स्फीयर हो तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5। ये क्वांटिटी हमें बार बार काम आएगी, रेडियस ऑफ गायरेशन और ऑब्जेक्ट की अपनी रेडियस का रेशियो। ठीक, क्योंकि हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पढ़ रहे हैं, रोल वही ऑब्जेक्ट करेंगे जिनमें रेडियस होगी। सिलेंडर है, रिंग है, डिस्क है, ठीक है, स्फीयर है, ये सब, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या कहता है कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन ऐसे है और उस पर एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर सकती है, अब ये कोई भी एक रोल करने वाली ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये रोल करती हुई अगर नीचे आ रही है तो इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये क्या हो सकती है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन में नीचे आ सकती है, अदरवाइज ये नीचे नहीं आएगी। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में नीचे नहीं आएगी, नीचे तो आएगी बट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन में नहीं आएगी, स्लिप करते हुए आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर या तो एक्सेलरेशन इतना हो या इससे कम हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ खड़े होकर इसको लात मार दें, किक करते हैं ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे, तो ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगी। ठीक है ना, यानी आपने इसके एक्सेलरेशन को इस एक्सेलरेशन से ज्यादा कर दिया, तो ये इसका कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ए कांस्टेंट आ जाता है, और अगर ये ए कांस्टेंट आ गया तो आप मोशन की तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस की वैल्यू ये इंक्लाइन प्लेन की डिस्टेंस हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, ये एल हो जाता है एस, ये एल, और लास्ट होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब आप ये लगाते हैं कि कंडीशन चाहे आपने कहीं भी पढ़ी हो, तो आप इसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये पूछ सकते हैं कि नीचे पहुंचने में एक स्फीयर और एक रिंग में से किसको कम टाइम लगेगा या किसको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, सेम डिस्टेंस को किसने जल्दी कवर कर लिया होगा, कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, एम इंटू वी। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, इसमें न्यूमेरिकल कैसे आता है। वो आपसे कहेगा कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर आपने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। कौन कौन सी दो ऑब्जेक्ट लिए हैं? एक तो सॉलिड स्फीयर लिया है और एक डिस्क ली है। ठीक, दोनों का मास m है, दोनों की रेडियस r है, ये आपको दिया होगा। सेम मास की और सेम रेडियस की एक डिस्क और एक सॉलिड स्फीयर लिया गया है, दोनों को इस इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा गया है। आपसे पूछेगा कि बताइए किसकी स्पीड नीचे पहुंचने पर ज्यादा होगी, मतलब जब वो यहां पहुंचेंगे तो सॉलिड स्फीयर की ज्यादा होगी या डिस्क की ज्यादा होगी। ठीक, अब कैसे निकालेंगे देखिए, मैं इसके दो हिस्से किए देता हूं, एक हिस्से में हम सॉलिड स्फीयर को सॉल्व करेंगे और एक में डिस्क को। सबसे पहले हम ए एस लिख रहे हैं, ए एस मतलब सॉलिड स्फीयर, उसके लिए ये फॉर्मूला है जी साइन थीटा, ठीक है ना, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, अब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हम इस मेथड से निकाल कर लाएंगे। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, जिसे हम m के स्क्वायर लिख लेंगे। मैंने आपसे कहा था किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप m के स्क्वायर लिख सकते हैं, m से m कैंसिल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 2/5, इस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे।
तो ये वैल्यू हो जाएगी 5g sin थीटा अपॉन 7। एक वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। अब हम इस साइड सॉल्व करेंगे डिस्क के लिए, ठीक है ना। तो ए डिस्क इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लाने के लिए फिर से हम यही मेथड लगाएंगे। डिस्क के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यहाँ 1/2 डाल दीजिए, ये हो जाएगा 2/3g साइन थीटा। आप एक्सेलरेशन का रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब आपको समझना क्या है, ए एस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/7, इसे आप लिख सकते हैं 0.7 समथिंग जी साइन थीटा, ठीक है ना, 7 7 होते हैं, तो ये 50 के आसपास जा रहा है। और ये एडी जो आया है ये आया है 2/3 जी साइन थीटा, जिसे आप लिख सकते हैं 0.6 के आसपास साइन थीटा। तो बड़ा आसान है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन डिस्क से ज्यादा है, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी नीचे पहुंचने पर ज्यादा होगी, वो पहले भी पहुंचेगा। एक क्वेश्चन ये भी है कौन पहले पहुंचेगा, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस डील कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने रेडियस ऑफ गायरेशन भी पढ़ ली, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ लिया, एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ लिया। अब सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके ग्रुप में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।